नमस्कार सभी को। और अपन ने 2 पार्ट में यूजीसी नेट दिसंबर के जो पेपर को शुरू किया था, आज उसका फाइनल तीसरा पार्ट है जिसमें अपन 51 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चनों का जो क्रम है उसको अपन लेने वाले हैं। और इस क्रम में आज का जो अपना पहला जो सवाल रहेगा वो है 51वें नंबर का, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एक शब्द पे टिका हुआ है और वो शब्द है अपने पास हेट्रोक्रोनोसिटी ऑफ रिकवरी। ये शब्द अपने को कह रहा है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले इस शब्द को अपने को समझना पड़ेगा। इस शब्द का आशय है, ये कह रहा है कि अपने कोई भी जो चीज है इसको अपन कह सकते हैं काल कर्म, और वो भी किसका? रिकवरी का। ये कह रहा है हेट्रोक्रोनोसिटी, जिसका अर्थ क्या होता है? विषम काल कर्म। मतलब रिकवरी में विषम काल कर्म क्या है, तो अपन एक एक चीज देखते हैं। फास्टर फेस ऑफ रिकवरी फॉर लिम्स, क्या इसमें विषम काल है क्या कि भाई अंगों की रिकवरी की गति तेज होना? नो। फिर है डिफरेंट पेस ऑफ रिकवरी फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। हाँ बिल्कुल, यहां पे ये जो बात है विषम की और विषम काल कर्म की, ये यही तो कह रहा है कि विभिन्न अंगों को ठीक होने में अलग अलग गति से लगता है। इसमें हेट्रोक्रोनोसिटी दिख रही है। स्लोअर पेस ऑफ रिकवरी ऑफ बॉडी पार्ट्स, नहीं, ना तो फास्ट गति है और ना ही धीरे गति। और फिर है रिलेंटलेस पेस ऑफ रिकवरी ऑफ ऑर्गन्स, क्या ऑर्गन्स लगातार क्या होती है उनकी? रिकवरी तो लगातार हो रही है, बात तो सही है। किसी की तेज रिकवरी भी होती है, किसी की धीरे भी हो रही है। लेकिन जो ये शब्द है हेट्रोक्रोनोसिटी, इस शब्द का अर्थ क्या है कि विभिन्न अंगों की अलग अलग रिकवरी की रेट होती है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? अपने लिए बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपने लिए, और आइए अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले है लिस्ट ऑफ करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मोटिवेशन एक्टिविटी या मोटिवेशन का। अब देखो ये क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है कि जो प्रेरणा का सही जो कर्म है वो बताइए। क्या बताना है? प्रेरणा का सही कर्म अपने को बताना है। सपोज दैट कोई भी व्यक्ति को मोटिवेटेड करना है या कोई भी व्यक्ति मोटिवेटेड होगा तो उसका क्या कर्म हो सकता है? सबसे पहले व्यक्ति की क्या जरूरत होगी? क्या सबसे पहले लक्ष्य आएगा? क्या लक्ष्य के बाद में आवश्यकता आएगी? सबसे पहले क्या आएगा? देखो कोई भी व्यक्ति अगर मोटिवेटेड होता है तो सबसे पहले उसके लिए नंबर 1 है आवश्यकता। आज मुझे आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज से मोटिवेट होने की, मैं क्यों मोटिवेट हूं? सबसे पहले क्या आती है? आवश्यकता। हमें आज नौकरी की आवश्यकता है, तभी अपन ने नौकरी लगने का लक्ष्य बनाया है। सबसे पहले क्या आएगी? आवश्यकता। मुझे नहीं है नौकरी की आवश्यकता, मैं क्यों टारगेट बनाऊं नौकरी लगने का? तो सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले अपने पास क्या आएगी भाई? नीड या फिर आवश्यकता। अब जब आवश्यकता पहले नंबर पे आ गई, उसके बाद में दूसरी चीज क्या आएगी? अगर आप में कोई भी चीज की आज नीड है, और अगर नीड के बाद में आप में एक चीज जागृत होगी, आप सभी को उस चीज के बारे में पता है कि हम जैसे अपनी नीड आती है अपने अंदर कुछ ना कुछ करने की आग लग जाती है। अब आपकी आवश्यकता क्या है भाई? आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता है जॉब लगने की या नौकरी की आपकी आवश्यकता है। ये पहली होगी आपकी आवश्यकता। अब दूसरी चीज क्या करोगे? उस आवश्यकता के लिए एक चालक उत्पन्न होगा, एक ड्राइव, एक इच्छा, एक अंदर से जो उत्तेजना होती है उसको क्या कहेंगे आप? ड्राइव। क्या कहोगे भाई? ड्राइव। एक ड्राइव उत्तेजित होगी, कोई बात नहीं। ड्राइव के बाद में आप क्या करोगे? आपके अंदर आग लग गई पढ़ने की, एक ड्राइव आ गई पढ़ने की। अब आप क्या करोगे? एक्टिविटी करोगे। और एक्टिविटी कैसी करोगे? आज नौकरी लगना क्या आसान है? क्या नहीं है, आसान नहीं है। एक बिल्कुल खतरनाक एक्टिविटी है, पीड़ादायक एक्टिविटी है, वो अपन करेंगे। फिर क्या करेंगे अपन? तीसरे नंबर पे अपन एक्टिविटी करेंगे। और एक्टिविटी के बाद में अपने को क्या होगा भाई?
एक्टिविटी के बाद में अपने को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, और जैसे अपने को लक्ष्य की प्राप्ति होगी अपने को क्या मिल जाएगा भाई, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा 5वें नंबर पे। तो अपन क्या लें, सबसे पहले अपने क्या होगा भाई, नीड, ड्राइव, उसके बाद में आपने क्या किया, एक्टिविटी की, एक्टिविटी के बाद में आपको क्या मिला, गोल, और गोल के बाद में क्या मिला भाई, संतुष्टि, जिसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि पहला है बी आ गया, उसके बाद में दूसरा ई, ये किसी में ही नहीं है। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन को तोड़ के समझ के फिर करना होता है। आइए अपन देखते हैं एक नया और मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा को डिग्री पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता देने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है। अब सब ये देखेंगे ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, कहीं है ही नहीं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं आराम से। शारीरिक शिक्षा को या शारीरिक शिक्षा में डिग्री पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता देने वाला, अरे करवाई नहीं है डिग्री, मान्यता दी है। और मान्यता किसको मिलती है भाई, अरे किसको मिलती है मान्यता, कॉलेज को मान्यता मिलती है। तो मतलब कौन से कॉलेज को जिस यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी है, सबसे पहले तो अपने को इस कॉलेज का नाम पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी तो बाद की चीज है। अब आपको सबको पता है डिग्री सर्टिफिकेट कोर्सेज में आए, अपने पास पता है YMCA और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM, इन दोनों ने सर्टिफिकेट दे दिए थे। लेकिन बात किसकी कर रहा है, डिग्री की। शब्दों का फर्क देखिए, अगर बात डिग्री की कर रहा है तो आप कहां पहुंच जाओगे भाई, आप पहुंच जाओगे LNIPE ग्वालियर। कहां पहुंच जाओगे भाई, LNIP ग्वालियर। और वो LNIP ग्वालियर में पहुंच गए, आपको पता है कि पहला मान्यता, मतलब जो पहला फिजिकल एजुकेशन में डिग्री कोर्स है वो किसने चालू किया, LNIP ने। अब जब LNIP ने कोर्स चालू किया तो शुरुआत में वो कौन से यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त थी। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो विक्रम यूनिवर्सिटी है वो कहां पे है भाई, उज्जैन में। और अपनी जो LNIP है वो विक्रम यूनिवर्सिटी से 1957 से लेकर 1964 तक किससे संबंधित रहता है भाई, विक्रम यूनिवर्सिटी से। फिर बाद में 1964 में किसके अधीन आ जाता है, जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम यूनिवर्सिटी। फिर है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है भाई, सागर में। और सागर कहां पे भाई, आपको पता होना चाहिए कि भाई सागर अपने कहां पे है, सागर भी MP में। और फिर है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी कहां है, इंदौर आपके UP में है। आगे चलते हैं, और ये आपके प्राचीन ओलंपिक से क्वेश्चन आया बहुत शानदार सा। ये क्या कह रहा है, विच एनिमल वॉज सेक्रीफाइस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एशियन ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पहले किस जानवर की बलि दी जाती थी। अब देखो 4 जानवर है, एक होता है लैम्ब, मेमना, या मेमना जो बकरी का बच्चा उसकी बलि दी जाती है, क्या बफेलो भैंसे की बलि दी जाती है, क्या हॉर्स घोड़े की बलि दी जाती है, या पिग या सुअर की बलि दी जाती है। अपने इन चारों में से देखना है। अब देखो व्यक्ति के 2 तरह से होते हैं पर्सपेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले एक व्यक्ति देखेगा यार मेमना हो सकता है, बफेलो बहुत ज्यादा, लगभग 80% लोगों का आंसर कि हाँ बफेलो हो सकता है। घोड़े की बलि देने की परंपरा आज तक हमने कहीं पे भी नहीं देखी, तो घोड़े की बलि नहीं हो सकती। फिर सुअर हम मान सकते हैं कि हाँ, तो आदमी 2 ऑप्शन से हाँ कि ऐसे। लेकिन आपको ये चीज समझने से पहले ये चीज समझनी पड़ेगी, प्राचीन ओलंपिक में 2 और 3 जनों का जो, एक तो आपके बकरी के बलि देने की, एक आपके जो बैल होते हैं, कम से कम भी 100 बैलों के मतलब बलि देने की परंपरा थी। वहां पे सुअर की बलि देने की परंपरा थी, लेकिन यहां बैल नहीं आया ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन में अगर बैल आ जाता, देखो 2 चीज होती है, एक तो होता है आपका बुल, सांड होता है, और एक होता है बैल। दोनों अलग अलग चीज है। सांडों की बलि नहीं दी जाती थी, किसकी बलि दी जाती थी, बैलों की बलि दी जाती थी। जो खेती में जो तुम्हारे जो यूज होते हैं उनको बोलते हैं बैल, और जो खेती में यूज नहीं होते वो होते सांड, जिनको आप क्या बोलते हो, बुल वगैरह
बोलते हो। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो साफ आंसर क्या आ जाएगा, पिग। वहां पर सुअर की बलि दी जाती थी अपने जीएस की याद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में अपन आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन एच मैकलॉय वर्गीकरण सूचकांक। अच्छा, आपके ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एच मैकलॉय की जो एक इंडेक्स है, क्लासिफिकेशन उसने किया है, अब उसमें अपने को ये देखना है कि किस किस कैटेगरी के बच्चों को उसने शामिल किया है। देखो, जैसे ही आपका नाम आए, एच मैकलॉय, इन्होंने एक आपकी फिटनेस क्या तैयार की थी भाई, फिटनेस इंडेक्स तैयार की थी। और मैं तैयार भी नहीं कहूंगा, एक आपसे इससे पहले एक फिटनेस इंडेक्स आपके रोजर ने भी तैयार की थी। उसका क्या था, ये रूपांतरण ही था। रोजर जो फिजिकल फिटनेस इंडेक्स थी, उसका मैकलॉय ने भी क्या किया भाई, एक रूपांतरण कर दिया। उस रूपांतरण में तीन कैटेगरी में उसको शामिल किया। अब जैसे कोई भी व्यक्ति होगा तो दिमाग लगाएगा तो समझ जाएगा कि सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए, फिर बड़े बच्चों के लिए, फिर कॉलेज वाले बच्चों के लिए। तो इसमें साफ साफ पहले में अपने को पता है कि एलिमेंट्री वालों बच्चों के लिए चालू की, हाँ की। क्या हाई स्कूल के बच्चों के लिए चालू की, क्या हाँ की। हाँ, कॉलेज वालों के लिए चालू की, क्या हाँ की। लेकिन इसमें है कि हाई स्कूल के बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। लेकिन अपने को यह है कि कॉलेज यहाँ पे लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है, तो अपने को क्या होना चाहिए कि भाई जैसे एक तो एलिमेंट्री वाला है, कॉलेज वाला है, स्कूल वाला है, तो बी हो गया और डी हो गया आपका ई। तो बी डी ई किस में है भाई, आपके सेकंड वाले में है। तो अपने को इस तरह से भी ये याद रहना चाहिए। और टेस्ट एंड मेजरमेंट ऐसा है जिसे आपको बार बार पढ़ के ही आपको ये डाटा याद हो सकता है कि कौन सा टेस्ट किसने कब और उसमें क्या क्या चीजें शामिल की थी। आगे एक और मजेदार क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कैंपबेल और स्टैनली ने 1963 में कुछ जो आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसके लिए थ्रेड्स बताए हैं। थ्रेड्स होता है खतरा, कि भाई आपकी जो बाह्य वेद्यता है, क्या भाई जो आपकी बाह्य वेद्यता है उसके लिए कौन कौन सी चीजें खतरे के रूप में परिभाषित की है, किस किस ने, कैंपबेल और स्टैनली ने। अब ये स्टैनली है, ये जो आपका स्टैनली है, इस स्टैनली ने कब 1963 में आपके क्या बताए थे भाई, एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स बताए थे। हालांकि इन दोनों व्यक्तियों ने इंटरनल वैलिडिटी के भी थ्रेड्स बताए थे। अब देखो क्या क्या थ्रेड्स है। सबसे पहले तो अपने को यह देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन सा इंटरनल वैलिडिटी थ्रेड्स है और कौन सा एक्सटर्नल वैलिडिटी थ्रेड्स है। सबसे पहले इंटरैक्टिव इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग, परीक्षण के इंटरैक्टिव प्रभाव। भाई देखो ये जो बात है, ये बात है एक्सटर्नल वैलिडिटी की। स्टैटिकल रिक्रिएशन, ये बात है किसकी, इंटरनल वैलिडिटी की। फिर है इंट्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन बायस एंड एक्सपेरिमेंटल, ये बात है आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी की। बात सही है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस, ये बात किसकी है भाई, ये बात भी आपके इंटरनल वैलिडिटी की है, एक्सटर्नल वैलिडिटी की है, ये भी आपके इंटरनल वैलिडिटी की बात है। उसके बाद में है रिएक्टिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, और ये भी बात किसकी है भाई, आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आ गया, दो तो आपने बी और डी तो आपने अलग कर दिया। और आप भी जल्दी से एक बार कमेंट में आंसर लिख सकते हो अपने कि भाई इसमें क्या चीज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन चले आगे। भाई क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ए सी किस में है भाई, इसमें है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। इसके बाद में अपन चलते हैं द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड बिहेवियरल साइंस टू
मेक द एजुकेशनल प्रोसेस मोर इफेक्टिव इज डिफाइंड बाय, एक परिभाषा है शैक्षणिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भौतिक एवं व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग बात किसने कही है। अब देखो, अपने को इतनी सारी परिभाषा याद भी नहीं हो सकती, अपने को यह भी नहीं पता होगा कि प्रोफेसर एस कृष्ण कहां से है कहां से नहीं है, लेकिन अपने को ओड इवन एक है सम और विषम रूल। सम और विषम रूल तब काम करना चाहिए जहां अपने को लगता है कि एक चीज से अन्य चीजें क्या है, भिन्न है, एक चीज से अन्य चीज क्या है, भिन्न है। जैसे प्रोफेसर एस कृष्ण ये कहां है, ये है भाई इंडिया के हैं, बाकी के आपके उर्विन हो, लुडविंग हो, निक्सन हो, ये तीनों ही नाम आधे नाम है। क्या है भाई, आधे नाम है और आउट ऑफ इंडिया के नाम है। तो इसमें ज्यादा संभावना क्या बनती है, ओड एंड इवन में ये बनती है। हालांकि आंसर भी ए ही सही है, आंसर भी क्या है, ए ही सही है, लेकिन हालांकि इतनी सारी परिभाषाएं होती है अपने को याद नहीं होती है। और ये जो शैक्षणिक आपकी जो प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने वाली जो परिभाषा है, जो एक जो बात है, वो किसने कही है, प्रोफेसर एस कृष्ण ने कही है। उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि कौन कौन सी ऐसा मॉडल है जो किसका है, सिचुएशनल लीडरशिप का। सबसे पहले तो सिचुएशनल लीडरशिप क्या होती है। सिचुएशनल लीडरशिप ऐसी होती है कि जैसे मैंने कोई स्थिति दे दी, कोई आकस्मिकता आ गई और उसमें मैं अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं। कि एक डायलॉग सुना होगा आपने कि जीवन में हमेशा, या जीवन सभी को हमेशा एक बार हीरो बनने का मौका देता है, और वही क्या है, सिचुएशनल लीडरशिप। कि आज आपको मौका मिला और आप उस मौके को कैसे बुनाते हो, कैसे उभर के आते हो, यही चीज क्या है। तो ये सिद्धांत कौन कौन सा है। सबसे पहले आपका फेडलर्स का कंटिजेंसी सिद्धांत, बिल्कुल आपका फेडलर का कंटिजेंसी सिद्धांत आपके आकस्मिकता मॉडल में आता है। पाथ गोल मॉडल बिल्कुल बहुत ज्यादा यूज होता है, पाथ गोल मॉडल भी। उसके बाद में सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, बिल्कुल परिस्थितिजन्य आपका नेतृत्व सिद्धांत भी होता है। उसके बाद में साइंटिफिक लीडरशिप थ्योरी। अरे भाई, कोई भी वैज्ञानिक तरीका नहीं हो सकता लीडरशिप का। आप वैज्ञानिक तरीके से कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। आज अगर मैं चाहूं कि नहीं मैं वैज्ञानिक रूप से ये करके जाऊं और कौन सा निकल के आएगा, नहीं, नेचुरल कंडीशन में ही आ सकता है, तो ये इसमें नहीं होगा। फुल रेंज मॉडल ऑफ आपका लीडरशिप मॉडल बिल्कुल बहुत मान्यता प्राप्त मॉडल है, जिसमें आपको फील्डलर का भी है, सिचुएशनल भी है, कंटिजेंसी भी है, सारी। तो अपने डी किस किस में है भाई, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। अब डी किस में नहीं है, तो ए बी सी और ई, बिल्कुल अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए इसमें अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, ज्यादा अपन टाइम नहीं लेते हुए आगे चलते हैं अपन। 59वां क्वेश्चन है, विच इज द कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। निम्न में से कौन सी स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण मानी गई है। अब देखो, इन्वायरमेंटल सिचुएशन, क्या पर्यावरण की स्थिति अपने लिए सबसे तनावपूर्ण रहती है क्या, नहीं। क्या मेंटल सिचुएशन आपकी सबसे तनावपूर्ण रहती है क्या, नहीं। हार्म एंड लॉस सिचुएशन, बिल्कुल सबसे ज्यादा अपने हानि की, नुकसान की जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा तनावपूर्ण रहती है। कंडीशनल सिचुएशन, सशर्त वाली स्थिति में भी अपन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति अपन इसी को मान सकते हैं, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे अपन चले आगे, क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अटेंशन। ध्यान के या अवधान के कितने प्रकार हैं, वो तो आपको पता है कि फोकस है, अल्टरनेटिव है, डिवाइडेड है, सारी चीजें, लेकिन इनमें से ध्यान के प्रकार नहीं है। जो भी व्यक्ति अगर इसको साइकोलॉजी के टॉपिक में अगर आपने पढ़ा है तो साफ साफ सा है, अवेयरनेस ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। ये दोनों साइकोलॉजिकल स्किल्स है, अलग से ध्यान नहीं है। ध्यान आपका इन्फोर्स हो सकता है, बाध्यकारी हो सकता है, आपका ध्यान ऐच्छिक हो सकता है, आपका ध्यान आदतन हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस और कंसंट्रेशन किसके पार्ट नहीं है, ध्यान के पार्ट नहीं है। हाँ, हालांकि ऐसी स्थिति समझी जाती है कि अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन किसके पार्ट माने जाते हैं, आपके अटेंशन के, पर है नहीं, बहुत बारीकी सा इनमें अंतर है। तो आंसर क्या, बी और सी, जिसमें नहीं आएगा वो
हो जाएगा। बी और सी किसमें नहीं है भाई, इसमें भी सी आ गया, इसमें बी आ गया, बी आ गया, बी आ गया, तो अपना ए, डी और ई क्या आंसर हो जाएगा भाई, ए, डी और ई। और अपन आगे चलें, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, या विच अमंग फॉलोइंग फॉल अंडर द लॉ ऑफ हेरिडिटी। अब ये मतलब कौन सा हेरिडिटी के नियमों के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले आपके आनुवंशिकता के नियम है 6-7, वो 6-7 नियम आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक लॉ ऑफ रिग्रेशन है क्या, बिल्कुल है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है क्या, बिल्कुल है। लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, प्रगति का नियम, बिल्कुल है। लॉ ऑफ रेडीनेस, भाई ये तो अगर आपको बाकी कुछ भी नहीं पता होगा तो ये तो पता ही होगा ना, थॉर्नडाइक का नियम। अरे थॉर्नडाइक का जो सीखने के जो नियम है उसमें पहला नियम ही क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आगे वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, और ये आपके पहले भी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट के में, सेम टू सेम इसने वापस उठा के पूछा हुआ है कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान करने हैं। आपके जो शरीर में जो वसा होती है और उस वसा का जो शरीर में जो प्रतिशत है, शरीर में जो प्रतिशत है उसको मापने के लिए ये इंडेक्स है। सबसे पहले एक बॉडी मास इंडेक्स है। अब ये बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, आपका वजन और वजन के नीचे आपकी क्या है, हाइट, और वो हाइट भी किस में होनी चाहिए भाई, मीटर स्क्वायर में। तो ये साफ साफ आपको एक तो हिंट कहां मिल गई थी भाई, यही मिल गई थी। तो अगर आपको ए में 2, अब ए में 2 किस किस में, ए में 2 1, अच्छा इसके अलावा कहीं है ही नहीं, अच्छा ये तो वैसे ही आंसर आपका बन जाता। फिर क्या है, पॉन्ड्रल इंडेक्स, पॉन्ड्रल का जहां पे भी नाम आ जाए वहां क्या होगा भाई, क्यूब, और क्यूब कहां है, चौथे में। ब्रोका, और ब्रोका का मतलब क्या है, आपकी जो भी हाइट है उसको क्या करना है, 100 सेंटीमीटर से माइनस कर देना, आपका बीएमआई आ जाएगा। तो ब्रोका माइनस ये आ गया। और लास्ट में क्या है, लॉरेंज। लॉरेंज फॉर्मूला क्या है, हाइट माइनस, ये सबसे मुश्किल यही है जो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। कौन सा, लॉरेंज का फॉर्मूला, इजी सा था, आप लोग आराम से इसको कर सकते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तनाव का कौन सा रूप दीर्घकालिक गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस ए सीरियस लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन। कौन सा ऐसा तनाव है जो दीर्घकालीन आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति बनाता है। सबसे पहले प्री ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्या मतलब, आपका कोई ट्रॉमा वाली कंडीशन आएगी, वो बाद में आने वाली, उससे पहले आपकी क्या गंभीर तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। क्या तनाव जो आपके साथ जो घटना घटनी थी उसके बाद की तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, क्या बिल्कुल। क्या प्रिवेंटिव स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्या नहीं। क्या मतलब आपके ये कह सकते हैं ना कि प्रायर ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नहीं। अरे कोई घटना घटेगी उसके बाद में ही अपने को एक गंभीर दीर्घकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्ट्रेस में कभी भी अपन, जब तक वो घटना घटी नहीं तब तक अपने लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल कंडीशन आपकी नहीं बिगड़ सकती। तो आंसर क्या आएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, what is that part of experimental which is changed by the researcher called। ऐसा कौन सा रिसर्च का कौन सा भाग है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। आपको पता है रिसर्च में आपका एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अपन एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, एक वेरिएबल को उस पे प्रभाव देखते हैं। तो अपन चेंज किसको करते हैं, या मैं कह सकता हूं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, या जिसको उपचार देते हैं, जिसको चेंज करते हैं, वो कौन सा रहता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर।
होता है भाई? स्वतंत्र चर। अब ये स्वतंत्र चर कौन सा है भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट वेरिएबल भी अपन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे भी ये तो वैलिडिटी का प्रकार था, ये हो ही नहीं सकता था। थर्ड वेरिएबल आज तक अपन ने पढ़ा ही नहीं। अब बात किस पे थी? डिपेंडेंट और ट्रीटमेंट वेरिएबल। और जब ट्रीटमेंट को तो ऊपर नीचे करते हैं, व्यक्ति को ऊपर नीचे थोड़ी करते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि इसमें आंसर क्या आ जाएगा अपना? ट्रीटमेंट वेरिएबल या फिर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ रिकवरीज। ये रिकवरी का तीसरा क्वेश्चन है। इस पूरे पेपर में रिकवरी के ऊपर खूब सारा फोकस किया गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीक्वेंस ऑफ रिकवरी। रिकवरी की सीक्वेंस क्या है? अब अपन बोर्ड पे देखते हैं और इसको क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करते हैं कि पहले रिकवरी में क्या आपका एनाबॉलिक इन नेचर आएगी, या रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड ग्लाइकोजन, या नेचुरलाइजेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड रिस्टोरेशन ऑफ आपका होम्योस्टेसिस। इन चारों में से सबसे पहले कौन सी कंडीशन होगी? देखो, मैंने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद में मैंने खूब सारी एटीपी खर्च की, खूब सारा ग्लाइकोजन खर्च किया, फिर लैक्टिक एसिड भी बना, मैं थकान भी हो गई सारी। ठीक, अब मैं रिकवरी के लिए जैसे ही मैं बैठूंगा सबसे पहले मेरे रीसिंथेसिस होगा किसका? एटीपी का और ग्लाइकोजन का, जो मैंने खर्च किया है। ओके सर, जैसे ही अपन ने ये किया, उसके बाद में जो मेरे शरीर के अंदर, जो मेरी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बना है, उसका क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। वो धीरे धीरे कम होंगे, न्यूट्रल होंगे। जैसे ही वो होगा, मेरी क्या होगी? जो मेरी जो पहले की स्थिति थी होम्योस्टेसिस, जो मेरी पूर्व की जो सम स्थिति थी, उसकी क्या होगी? बहाली होगी। ओके सर, फिर उसके बाद में कौन सी चीज होगी? एनाबॉलिक इन नेचर। एनाबॉलिक का मतलब है जो मेरे टूट फूट हुई थी, किसमें? मांसपेशियों में, टिश्यू में, वो क्या होगी? मरम्मत होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी भाई? वो मरम्मत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? सबसे पहले तो आपका बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में डी और ए, और बी सी डी ए किस में है भाई? बी सी डी ए बी में आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, अभी अपन ने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं आज के, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? इतना बिल्कुल बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और घुमा देता तो ये क्वेश्चन, डेमेट्रियस आपका विकेलस जो थे वो पहले क्या थे? अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल कब रहा? 1894 से 1896 तक। 1896 से लेकर 1925 तक किसका कार्यकाल रहा? बैरन डी कुबर्टिन। उसके बाद में जो आपके हेनरी ब्रुंडल और कॉमेट डी बॉयलेट। अब जैसे जो कॉमेट डी बॉयलेट है, ये कौन से भाई प्रेसिडेंट रहते हैं? आपके तीसरे प्रेसिडेंट ये ओलंपिक कमेटी के रहते हैं। और 5वें कौन से रहते हैं? ये। और अभी 9th नंबर के हैं या 8th नंबर के हैं, आप लोग बताओगे मुझे। 9th नंबर के हैं थॉमस बक, जो 2013 से वर्तमान तक आईओसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका ड्रेमेटियस वेकेलस। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, विच विटामिन्स आर क्लास्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं या ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो अपने कार्य के लिए दूसरों से भी आयन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह ले लेते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो अपनी कोशिकाओं की क्षति या क्षतिपूर्ति को कहीं हद तक मतलब नुकसान पहुंचाने से खुद का बचाव करते हैं। और ऐसे 3 विटामिन है अपने। 3 विटामिन कौन से है अपने? विटामिन आपका ए, सी और ई। अब विटामिन ए क्या मतलब है? विटामिन ए। और विटामिन सी में मतलब ई, और विटामिन आपका ई। तो ए, सी और ई। ए, सी, ई किस में है भाई? ए, सी, ई 4 में है। तो अपने कितने विटामिन एंटीऑक्सीडेंट हो गए भाई?
3। और ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन है आपके कई एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। वो कभी भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो अपने को पता होना चाहिए ई, सी और ई विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, आपको लिस्ट ए से लिस्ट आपको बी को मिलाना है, लिस्ट सेकंड को मिलाना है। सबसे पहले क्रॉनबेक अल्फा कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद में आपको हेलो इफेक्ट क्या होता है, फिर होता है एनकोवा क्या होता है, और कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि जो क्रॉनबेक अल्फा जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो किसके लिए होता है भाई, रिलायबिलिटी के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, रिलायबिलिटी को जांचने के लिए अपन टेस्ट करते हैं, जैसे टेस्ट रिटेस्ट हो गया आपका, उसके बाद में क्रॉनबेक अल्फा कोफिशिएंट हो गया, उसके बाद में अपन क्या करते हैं भाई, स्प्लिट हाफ मेथड अपना लेते हैं। ये सारे किसमें होते हैं, ए। अब जब ए का सेकंड आएगा तो आपने ए का क्या कर लिया, सेकंड, इसका मतलब ये या ये, तो 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए। अब दूसरी चीज है हॉलो इफेक्ट क्या है। हेलो इफेक्ट ऐसा है जो आपको किसको प्रभावित करता है, सबसे पहले तो आपके हेलो इफेक्ट को समझो। हेलो इफेक्ट ऐसा है कि जो निर्णय लेने में आपको बायस कर दे। जैसे मैं हूं और मैंने आज तक भलाई के काम किए और अब आपको निर्णय लेना है कि निम्न में से चोरी किसने की, तो आप क्या सोचोगे, इसने तो नहीं की होगी। क्यों, क्योंकि मेरी गुडविल अब तक उतनी रही होगी, भले ही मैंने की होगी। तो जो पहले के जो आपके गुण हैं वो बाद की चीजों को प्रभावित करें, इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट, मतलब खाली प्रभाव। अगर आप वो अच्छा है, क्या पता आगे वो अच्छा नहीं है, तो वो वाली जो चीजें होती है वो किसको करता है, इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करती है। जैसे मैं कोई रिसर्च को चेक कर रहा हूं, तो कोई व्यक्ति है जो कल भी 10 मीटर दौड़ गया था, मान लो 100 मीटर दौड़ गया था 10 मिनट में, वो आज भी दौड़ जाएगा, तो मैं कहता हूँ हाँ ये दौड़ जाएगा। लेकिन आज उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि नहीं है, हाँ उसका पहले जब बचपन में दौड़ा करता था, आज भी दौड़ता ही होगा, तो ऐसे नहीं चलता। तो ये किसको प्रभावित करती है भाई, आपकी इंटरनल वैलिडिटी को। जैसे ही बी में 1 आएगा, आपका आंसर तो बन गया, लेकिन अपने को और देखना है कि एनकोवा क्या है। ये आपका ध्यान भटकाने वाला एक चर होता है एनको। और उसके बाद में कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, आपकी क्राइटेरिया वैलिडिटी का एक पार्ट है। तो अपना आंसर क्या आ गया भाई, अपना सीधा सीधा आंसर आ गया बी। इसके बाद में अपन आगे की तरफ चलते हैं। ए रिजेक्शन, एक सेकेंड ओके। ए रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब शून्य परिकल्पना अस्वीकार है, जब शून्य मतलब जब शून्य आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना है, वो सत्य है लेकिन फिर भी क्या हो जाए, अस्वीकार हो जाए, कौन सा प्रकार का एरर है। देखो अपना एरर, आपका एरर कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए, 2। एक तो क्या है भाई टाइप 1 और एक क्या है भाई टाइप 2। अब ये जो दोनों हैं ये समझना बहुत आसान है। आप क्या करो, इस तरह से एक बॉक्स बना लो, ये है 1 और ये है 2। क्या थी भाई, सही परिकल्पना थी, अपन ने क्या कर दिया उसको गलत। सही थी गलत कर दी, टाइप 1। ये क्या कह रहा है, जब शून्य परिकल्पना सत्य हो और अपन ने क्या कर दी असत्य, क्या हो गया भाई, ये टाइप 1 एरर। जब गलत थी अपन ने सही कर दी, ये क्या है भाई टाइप 2 एरर हो गया। और ये सबसे खतरनाक एरर भी माना जाता है। तो आंसर क्या हो गया भाई इसका, टाइप 1 एरर। क्या हो जाएगा भाई, टाइप 1 एरर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, विच मेथड इज मोस्टली यूज इन सर्वे रिसर्च कलेक्ट ओपिनियन और स्पेसिफिक टॉपिक टू गेन कंसेंसस। आपका कौन सा सर्वेक्षण में आम सहमति प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट विषय पे अपनी राय एकत्रित करने के लिए अधिकतर उपयोग में की जाने वाली
जो मेथड है, किसमें? सर्वे में। अब सर्वे में आपने कहीं पे भी देखा होगा कि सर्वे में एक चीज जो अपना ओपिनियन, अपनी राय जो यूज की जाती है, सबसे ज्यादा इकट्ठा की जाती है, वो क्या है भाई? डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसके लिए? सर्वे में आपकी आम सहमति हो रही है। क्रॉस सेक्शनल मेथड, ये तो एक खुद वो है। इंटरव्यू मेथड, इतना मेथड लोगे क्या? राय लेने के लिए आप इंटरव्यू ले ही नहीं सकते, नॉट कन्वीनियंट। ट्रेंड स्टडी मेथड, नहीं। क्या आ जाएगा भाई आंसर? डेल्फी मेथड आ जाएगा। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। स्टर्नो क्लेविकुलर जोड़ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सबसे पहले क्या आ गया भाई? स्टर्नो, या आपकी स्टर्नम होगी। फिर क्या है? क्लेविकुलर, आपकी क्लेविकल। ये जो जोड़ है स्टर्नम से क्लेविकल हड्डी का, वो कौन सा जोड़ कहलाता है? पिवट जोड़? नहीं। हिंज जोड़? नहीं। कॉन्डलोइड जोड़ और ग्लाइडिंग जोड़? दोनों में से आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या है। ये क्वेश्चन वैसे तो जो हकीकत और भी है वो थोड़ा सा विवाद बनाती है इस क्वेश्चन को, हालांकि इसमें आंसर एक और आ सकता था। ये जो जोड़ है, इस जोड़ का एक और नेचर है, अपन कभी कभी इसको सैडल जॉइंट में भी इसको लेते हैं, लेकिन सैडल जॉइंट है नहीं, अभी तो अपने पास क्या है? ग्लाइडिंग या फिसलने वाला जॉइंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ग्लाइडिंग जॉइंट हो जाएगा। अब देखो, जॉइंट को आपने कितने भागों में बांटा है? 3। कौन कौन सा? साइनआर्थेसिस, एम्पीआर्थेसिस और डाइआर्थेसिस। अब जो डाइआर्थेसिस या साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6। हिंज, कॉन्डलोइड, ग्लाइडिंग, पिवट और आपका बॉल एंड सॉकेट और आपके इस प्रकार से अपने कितने हो गए भाई? 6 प्रकार के जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसमें से 4 आपके सामने दिए हुए हैं। और क्या आ जाएगा भाई? ग्लाइडिंग जॉइंट आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल स्पीड डज नॉट इंक्लूड। ये कह रहा है कि जो क्रिटिकल स्पीड होती है, क्रिटिकल स्पीड क्या होती है? जिसमें अपनी गति की जो इंटेंसिटी है वो लगभग कितनी हो भाई? 85 प्लस। तो कम से कम 85 प्लस अपनी हार्ट रेट, जो मैक्सिमम हार्ट रेट का वो होती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। सबसे पहले जो नहीं है, सबसे पहले क्या है? नहीं है, देखना। एनाएरोबिक थ्रेशोल्ड, अवायवीय सीमा। अवायवीय सीमा का मतलब होता है ऐसी गतिविधि जो अपन 3 से 10 सेकंड में करते हैं, मतलब मोस्ट इंटेंसिव अपन गति करते हैं। इसका मतलब अपने इसमें तो क्या है? कोई डाउट ही नहीं है कि भाई ये तो बिल्कुल क्रिटिकल स्पीड तो शामिल है। ये ऐसा होता है कि जैसे मुझे 7 से 10 सेकंड में क्या हो सकता है, उसमें अपनी जो स्पीड होती है, जो कोई भी अपन गतिविधि कर रहे हैं, वो कैसी होती है? वो उस नेचर में होती है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा क्या होती है? हाई होती है। फिर दूसरा, 90 से 100% ऑफ VO2 मैक्स। अब जब 90 से 100% हो रहा है तो वो अपने आप ही 85 प्लस हो गया, तो ये भी क्या है? क्रिटिकल स्पीड है। और जो 75 से जो 80% होता है VO2 मैक्स, इसको हम किस में काउंट नहीं करते भाई? क्रिटिकल स्पीड में। और जब हार्ट रेट बिटवीन द 175 से 180, भाई साहब ये तो क्रिटिकल नहीं है, तो बहुत बहुत क्या होगी? वेरी हाई इंटेंस। क्या हो जाएगी भाई? वेरी हाई इंटेंस एक्सरसाइज ये हो जाएगी, तो इसको भी माना जाता है। अब जो ये है आपका 75 to 85, इसको अपन क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं मॉडरेट। क्या कहते हैं भाई? मॉडरेट इंटेंसिटी कंटिन्यूस आपकी ट्रेनिंग कहते हैं इसको। किसको? इसको। तो भाई कौन सी को अपन इंक्लूड नहीं करते? 75 to 80% को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद में विच इज द पार्ट ऑफ पेन कंट्रोल सिस्टम ऑफ ब्रेन। कौन सा ऐसा जो पार्ट है ब्रेन में जो दर्द को नियंत्रित करने का कार्य करता है? अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन के कहीं, एक तो है एनाल्जेसिया, कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड और एक्सोन, ये चीज है। अब जो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी जो दर्द निवारक दवाइयां होती है उनको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक अपन बोलते हैं, एनाल्जेसिस या फिर टैबलेट्स वगैरह बोलते हैं। तो ये तो साफ ही दिया हुआ है कि एनाल्जेसिया जो चीज है उसको क्या कहते हैं भाई? अपने ब्रेन का जो दर्द निवारक जो पार्ट है वो क्या कहते हैं? एनाल्जेसिया। और जो भी दवाइयां आती है वो भी किसके नाम से? इसी के नाम से आती है।
उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द कंसिडर्ड एज स्पीच डिसऑर्डर। क्या कहते हैं भाई, स्पीच डिसऑर्डर किसको कहते हैं? सबसे पहले सेमेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म परसेप्शन, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, विजुअल क्लोजर। अब कौन सा है? देखो विजुअल क्लोजर का मतलब जो आपके देखने से संबंधित तो कोई दिक्कत नहीं। अब आर्टिकुलेशन जो प्रॉब्लम है, फॉर्म आपके परसेप्शन है, सेमेंटिक है। अब इनको एक एक को करके समझते हैं। सबसे पहले तो है सेमेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सेमेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो जब किसी को अर्थगत प्रॉब्लम आए, या किसकी प्रॉब्लम आए, अर्थगत या अर्थ समझने में प्रॉब्लम आए, उसको क्या कहेंगे? सेमेंटिक। फॉर्म परसेप्शन किसको कहते हैं? अब जैसे फॉर्म परसेप्शन है कि अपन रूप, आकार, रंग आदि वस्तुओं का देखकर जब भी उसका फॉर्म बनाते हैं, उस चीज को कहते हैं क्या? फॉर्म परसेप्शन। लेकिन जो आर्टिकुलेशन जो प्रॉब्लम होती है वो किससे संबंधित होती है? उच्चारण से संबंधित। किससे होती है भाई? उच्चारण से संबंधित। और इसने भी कहा है कि वाणी से विकार कौन सा है, और विजुअल किससे संबंधित है भाई? दृश्य से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आर्टिकुलेशन आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद में अगला है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। आपको जोड़ों को कैसे अरेंज करना है भाई? उनके रेंज ऑफ मोशन के अनुसार उनको क्या करना है? अरेंज करना है। सबसे पहले क्या है भाई? नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और स्कल जॉइंट। और बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत शब्द से क्वेश्चन पकड़ने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है कि कौन सा जॉइंट सबसे कम इसमें मूव करता है, तो आपको पता है स्कल जॉइंट। ये किसमें आएगा भाई? 4 नंबर पे। डी कहां है? 4 नंबर पे। ये सही, ये सही, ये सही। ओके, ये कट गया। क्वेश्चन आपके आ गया 75% पे। ओके, सबसे ज्यादा आपके शरीर में जो गति करता है वो करता है शोल्डर। कितनी गति करता है? 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री करता है तो बी फर्स्ट होगा। अब बी फर्स्ट किसमें? 1 और 2 में। फिर आपका 1 कट गया। आपका क्वेश्चन कितने पे आ गया भाई? 50%। अब कहानी अटक गई कि एल्बो जॉइंट सबसे ज्यादा करता है, नेक जॉइंट सबसे ज्यादा करता है। अगर वो ये पूछता गति की सीमा के आधार पर सबसे ज्यादा कौन करता है, तो मैं कह देता कि नेक गति की हिसाब से ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नेक का जो मूवमेंट होता है वो 40 डिग्री से 80 डिग्री के मध्य होता है, जबकि जो एल्बो का है वो आपका 0 डिग्री से 180 डिग्री का मूवमेंट आपका होता है, जबकि 40 से 80 डिग्री का किसमें होता है? नेक में। तो सबसे पहले क्या है? एल्बो। अब एल्बो को जैसे अपन ने पहले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? बी। तो अपने को ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी अपने को समझने पड़ेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। क्लोज लूप थ्योरी, आपको पता है कि क्लोज लूप थ्योरी किसने दी? इसमें से एक क्वेश्चन। फिर है स्कीमा थ्योरी, फिर है ग्राउंडेड थ्योरी, और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी थ्योरी। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, और इस पूरे पेपर में 1 आध 2 क्वेश्चन ही थोड़े मजेदार क्वेश्चन थे, बाकी आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने देखा होगा। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से अपने को क्या क्या आता है। सबसे पहले तो है क्लोज लूप थ्योरी। अब सबको पता है कि क्लोज लूप थ्योरी किसने दी? एडम्स ने दी। अब आपको ये पता है कि क्लोज लूप थ्योरी क्या होती है? जब अपन किसी को फीडबैक देते हैं और फीडबैक देने के बाद उसका जो कार्य में सुधार आता है उसको बोलते हैं क्लोज लूप थ्योरी। अब अगर आपको पता है कि ए में क्या आएगा? 2। अब ए में 2 कहां पे है भाई? यहां पे सर 1 आ गया। अब आंसर तो ये खत्म हो गया, ये तो आंसर तो यही मिल गया। उसके बाद में क्या है? स्कीमा सिद्धांत किसने दिया? RA जो आपका इसमें था उसने क्या दिया भाई? आपका स्कीमा सिद्धांत दिया। फिर आपकी ग्राउंडेड थ्योरी, और ग्राउंडेड थ्योरी किसने दी भाई? आपके ग्लेसर और स्ट्रस ने दी। और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी किसने दी भाई? आपके लिंकॉन गुबा ने आपके ये दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी इसमें आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अपन 77 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत मजेदार सा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड पद्धति से संबंधित
क्या है। अब आपको जिन्होंने भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो उनको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड मेथड कहाँ यूज होता है भाई, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में यूज होता है। और इस मेथड में क्या होता है भाई, इस मेथड में अपन क्या करते हैं, अपन हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं क्या, नहीं करते भाई, अपने आप में है, एक नया मेथड है। सर्किट ट्रेनिंग करते हैं क्या, नहीं। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव करते हैं क्या, नहीं। डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट रिपीटेशन अपन इसमें करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे अपन ने 100% इंटेंसिटी के साथ एक रिपीटेशन किया, फिर अपन क्या करेंगे 90% इंटेंसिटी के साथ करेंगे 4 रिपीटेशन, फिर अपन 80% रिपीटेशन के साथ 8 रिपीटेशन करेंगे। इस तरह से अपने को एक्सरसाइज करते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, आपका ऑक्सफोर्ड मेथड कहते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, लोगों को नहीं पता होता कि ऑक्सफोर्ड मेथड कहां यूज होता है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड मेथड हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। व्यायाम के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का जो चयापचय होता है उसका उत्पाद कौन सा है। अब आपको पता है कोई भी ओबले आपकी एरोबिक हो चाहे अनएरोबिक हो, सबसे जो पहला जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस से क्या निकलता भाई, क्या निकलता भाई, पायुरवेट निकल। और उस पायुरवेट के बाद में क्या बनता है भाई, लैक्टेट। लैक्टेट या आपका लैक्टिक एसिड बनता है। तो ग्लूकोज बिल्कुल नहीं बनता, ग्लाइकोजन नहीं बनता, फॉस्फेट नहीं बनता, क्या बनता भाई, लैक्टेट इसमें बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। अब देखो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि टेबल टेनिस से कौन संबंधित है। आपको ये जो आर वैशाली जी हैं, ये क्या है भाई, आपके शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है, शतरंज से। और शतरंज में इनकी क्या उपलब्धि है भाई, ये भारत की 3रे नंबर की ग्रैंड मास्टर है, फीमेल। क्या है भाई, भारत की 3रे नंबर की क्या है, ग्रैंड मास्टर है। किसमें, महिला श्रेणी में। कौन है, आर वैशाली। तो क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी भाई, भारत में पहली जो ग्रैंड मास्टर थी वो कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी भारत की पहली ग्रैंड मास्टर थी। कौन भाई, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। 2001 में इन्होंने क्या जीता था भाई, ग्रैंड मास्टर जीता था। उसके बाद में आहिका मुखर्जी अपने को पता होना चाहिए, नसरीन पता होना चाहिए, और दिव्य कीर्ति सिंह का नाम पता होना चाहिए कि भाई ये किस किस में थे। अब अपन एक चीज करते हैं कि जो आपकी दिव्य कीर्ति सिंह है ये किस में है भाई, घुड़सवारी में। किस में है भाई, घुड़सवारी में। और कौन सा इवेंट खेलती है, ड्रेसेज खेलती हैं, ये ड्रेसेज इवेंट खेलती है। अब नसरीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नसरीन किससे संबंधित है भाई, ये भारतीय खो खो टीम की स्टार प्लेयर है। किसकी भाई, खो खो टीम की। तो बची कौन भाई, आहिका मुखर्जी को 2023 में क्या मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद में 80 नंबर का क्वेश्चन है, यू स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। यू स्ट्रेस का मतलब क्या होता है भाई, हाँ देखो 2 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस को बोलते हैं यू स्ट्रेस, और बैड स्ट्रेस को क्या बोलते हैं भाई, डिस स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक तो आपका यू स्ट्रेस हो गया और एक आपका डिस स्ट्रेस हो गया। अब जो गुड अच्छा वाला जो स्ट्रेस है, अच्छा जो तनाव है जो अपनी प्रगति के लिए आवश्यक है, उसको क्या कहते हैं भाई, यू स्ट्रेस। अब उसमें क्या होगा, उसमें आपका उल्लास होगा, डर होगा, या अप्रिशिएशन होगा, या आकांक्षा होगा, या फिर क्रोध होगा। क्या चीज होगी, तो अपने डर भी नहीं हो सकता और क्रोध भी नहीं होगा। अब अप्रीहेंशन या एक्सिलरेशन होगा, इन दोनों में से अपने को सोचना है। तो अपन जब अच्छा होता है तो अपने आकांक्षा नहीं होती, अपने क्या होता है भाई,
उल्लास का माहौल होता है, अपने में क्या होता है, एक एनर्जी आती है, हर्ष उल्लास की एनर्जी आती है जब अच्छा प्रकार का तनाव रहता है, कि जैसे मुझे कल स्पीच देने जाना है बोर्ड में, तो हल्का सा तनाव आएगा, लेकिन वो कैसा आएगा, अच्छा वाला तनाव आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा मांसपेशियों वाले चैप्टर से, विच मसल्स आर नोट प्राइमरी फ्लेक्सर ऑफ नी। आपके घुटने के फ्लेक्शन के लिए मुख्य रूप से काम करने वाली मसल्स नहीं है। सबसे पहले गैस्ट्रोनीमियस। अब गैस्ट्रोनीमियस कहाँ होती है भाई, आपके पैर के यहाँ रहती है, बिल्कुल पिंडली में, नीचे वाले में, तो वो तो बिल्कुल फ्लेक्शन करवाती है क्या, हाँ सर बिल्कुल करवाती है। फिर है प्लांट्रिस। प्लांट्रिस कहाँ होती है सर, हाँ सर पता होना चाहिए कि भाई अपने को प्लांट्रिस मसल कहाँ होती है। ये जो आपका घुटना है ना, घुटना जैसे घुटने का जो ऐसे होता है ना, उसके पीछे की तरफ है यहाँ पे, जैसे ये आपका ये जो घुटना हो गया, आपकी गैस्ट्रोनीमियस यहाँ हो गई, यहाँ क्या होगी, प्लांट्रिस मसल हो गई। ये दोनों तो इसको पास में लाने के लिए काम करेगी, इसको होता है फ्लेक्शन, तो ये तो दोनों पास में करेगी, हाँ सर बिल्कुल। अब ये कौन सी मसल का नाम है, वास्टस मीडियलिस, रेक्टस फेमोरिस और वास्टस लेटरलिस। ये किसके हैं भाई, आपके क्वाड्रीसेप्स मसल है, जो आपकी जो थाई में आगे की तरफ की जो मसल होती है उसको कहते हैं क्वाड्रीसेप्स। और तो ये तीनों की तीनों ही किसमें भूमिका निभाती है भाई, आपके फ्लेक्शन में। ये किसमें भूमिका निभाती है, एक्सटेंशन में भूमिका निभाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी, डी और ई। और अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेता कि प्राइमरी रूप से घुटने के फ्लेक्शन में कौन सी मसल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो फिर अपन कहते, क्या कहते हैं भाई, हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग मसल्स है जो 3 मसल से बनकर बनी हुई है, वो क्या निभाती है भाई, आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, सहन शक्ति के मूल्यांकन के लिए परीक्षण कौन कौन से परीक्षण है। ये टेस्ट एंड मेजरमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपका एस्ट्रेन ट्रेडमिल टेस्ट है, किसके लिए होता है, इंडोरेंस के लिए होता है क्या, बिल्कुल हाँ सर होता है। आपका कॉनकोनी टेस्ट है, किसके लिए होता है। अब आपको कॉनकोनी टेस्ट का नाम ही पहली बार सुना होगा कि सर कॉनकोनी टेस्ट होता ही क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉनकोनी टेस्ट क्या होता है। जब अपन आसान गति से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी जो गति बहुत ज्यादा रखें, वो कौन सा टेस्ट है, कॉनकोनी टेस्ट। और ये भी किसके लिए होता है भाई, ये भी आपका एंडोरेंस के लिए होता है। उसके बाद में कनिंगम और फुल्कर टेस्ट किसके लिए होता है भाई, ये भी आपके किसके लिए होता है भाई, एंडोरेंस के लिए होता है। आपको सुनने को भले ऐसे मिल रहा हो, लेकिन ये एरोबिक जो ट्रेडमिल है वो कौन सा टेस्ट है भाई, कनिंगम फुल्कर टेस्ट है। उसके बाद में कनेडियन। अब कनेडियन टेस्ट तो किसका है, एंडोरेंस का, लेकिन आगे क्या जोड़ दिया, क्रंच। और क्रंच किसके लिए होता है भाई, सिटअप्स के लिए। किसके लिए होता है, सिटअप्स के लिए। अब सिटअप्स एंडोरेंस के लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है, ये तो स्ट्रेंथ के लिए होता है सर, ये नहीं होगा। फिर है मल्टी स्टेज फिटनेस टेस्ट। अरे भाई जो आपका मल्टी स्टेज जो फिटनेस टेस्ट है, इसको आप बीप टेस्ट भी तो कहते हो। बीप बजते ही आप जो स्टार्ट करते हो, और ये स्टेज में ही तो होता है। ये कैसे होता है, स्टेज में ही तो होता है। आपने 1 लेवल पार किया, 2 लेवल पार किया, 3 लेवल पार किया। अरे आपने क्रिकेट टीम का यो टेस्ट देखा है क्या, वो इसी प्रकार का तो होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर नहीं आएगा, डी, कनेडियन क्रंच टेस्ट। डी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन ये था। अपन जब भी टेस्ट एंड मेजरमेंट विस्तार से करेंगे, अपन हर एक जो टेस्ट है उनको बहुत आसानी से और सीखते हुए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि हृदय की जो मांसपेशी फाइबर की प्रारंभिक लंबाई जितनी अधिक होगी, मायोकार्डियम संकुचन में उतना ही मजबूत होगा। और उसके लिए कौन सा लो दिया हुआ है, इसकी बात करते हैं। एक तो है आपका बॉयल लो, एक होता है पावलोव लो, एक होता है स्टार्लिंग लो, और एक होता है मेंडल्स लो। अब देखो जो मेंडल्स का लो है वो किसके लिए है भाई, हेरिडिटी के लिए, अनुवांशिकता के लिए है। स्टार्लिंग का जो लो है वो किसके लिए है भाई, आपका हृदय के लिए। पावलोव का लो है जो है अनुकूलित सीखने के लिए। जो कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसने दी थी, पावलोव ने। और बॉयल का जो नियम है वो गैस से संबंधित है। तो किसका है भाई, स्टार्लिंग का जो हृदय का जो रूल है, जिसमें यह कहता है कि जो हृदय की जो मांसपेशी फाइबर की जो प्रारंभिक लंबाई जितनी अधिक होगी, मायोकार्डियम का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़िया होगा। उसके बाद में एक तगड़ा क्वेश्चन आया है, किसका,
क्लास फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आया है जो क्या कह रहा है, शिक्षण में अभ्यास के दौरान कक्षा गठन सही प्रकार से उल्लेखित है। मेंशन करेक्ट टाइप ऑफ क्लास फॉर्मेशन ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस। भाई अब जब आप क्लास ले रहे हो तो कौन कौन सी बच्चों की संरचना बना के क्लास ले सकते हो। सबसे पहले स्पोक का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी की जो ताड़ियां होती है ना, ऐसा तो आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा है सर। इस तरह से हम घोड़े में लग जाते थे, बीच में कोई ना कोई होता था, इंस्ट्रक्शन देता था और हम एक्सरसाइज करते थे, बिल्कुल होता है। क्या रैंक फॉर्मेशन होता है क्या? और सर हमने तो सुना ही नहीं। अरे बिल्कुल होता है। अरे आज आपने बीपीएड किया होगा, एमपीएड किया होगा, आगे बीपीएड का 4th सेमेस्टर दौड़ रहा है, या चलो इधर तो एमपीएड का 4th सेमेस्टर दौड़ रहा है, उसके बाद में एमपीएड का 2nd सेमेस्टर दौड़ रहा है, फिर बीपीएड का 4th सेमेस्टर दौड़ रहा है, और ये रैंक फॉर्मेशन ही तो है। आज जैसे क्या होता है, आपने सेना में देखा होगा कि जैसे फिर ब्रिगेडियर कर्नल वगैरह होते हैं, तो उस तरह से का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रैंक फॉर्मेशन। या जैसे आपका कैप्टन हो गया, वाइस कैप्टन हो गया, फिर हाउस कैप्टन, इस तरह से अपन क्या है, रैंक फॉर्मेशन के हिसाब से भी क्लास बनाते हैं। क्या रोप फॉर्मेशन बनाते हैं क्या? अरे भाई रोप का फॉर्मेशन बनाते हैं क्या अपन? जल्दी जल्दी बताओ कि रोप फॉर्मेशन अपन ने बनाई है क्या अब तक? सर रोप फॉर्मेशन तो हमने देखी ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फाइल बनाई है क्या? अरे बिल्कुल बनाई है। 3 की फाइल में हमने खूब दौड़ लगाया है, खूब सारी एक्सरसाइज वगैरह की है 3 की फाइल में, लेसन प्लान भी लिया है, तो बिल्कुल होता है, रैंक भी होता है। ट्री फॉर्मेशन, अरे भाई ये फॉर्मेशन आपने देखा है क्या कहीं? सर नहीं देखा ये तो ये भी नहीं होता। तो कहाँ है भाई, ए बी और डी कहाँ पे है? ए बी डी, हाँ ए बी डी एक में ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए बी और डी। अपना क्वेश्चन है अगला, जो आपके एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च का क्वेश्चन है, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर क्या क्या है। अब आपको बताना है कि जो डेटा विश्लेषण जो एक पार्ट है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं। तो मिनीटेब एक सॉफ्टवेयर होता है अपन यूज करते हैं, पाइथन एक सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत वाइडली यूज होता है, एसपीएसएस तो आप जानते ही हो, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस यूज होता है, आपका जामोवी बिल्कुल होता है। जी पावर आपका जो है वो यूज नहीं होता। जी पावर आपके सैंपल के लिए यूज होता है कि सैंपल कितना बड़ा है, पर्याप्त है कि नहीं है, उसके लिए जी पावर यूज होता है। तो वहां जहां जहां ई है वो कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका? ए बी सी डी और डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है शारीरिक, अच्छा डेफिनेशन है, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन ऑफ एंड थ्रू ह्यूमन मूवमेंट वेयर many of the education objectives are achieved by the big muscles activity involving the sports game and gymnastic and dance। अब जैसे मैंने आप सभी को ट्रिक वाइज जितनी भी डेफिनेशन याद करवाई है उनमें 2 शब्द आपको मिल रहा है, एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। मैंने किसकी बताई थी भाई? हेराल्ड एम बेरो की। और मैंने बताया था बिग मसल एक्टिविटी, डील विथ बिग मसल एक्टिविटी किसकी बताई थी? जेबी नेस। लेकिन यहां तो क्या आ रहा है भाई? यहां आ रहा है मीन ऑफ बिग मसल्स एक्टिविटी। यहां तो डील विद बिग मसल एक्टिविटी नहीं आ रहा, तो जेबीनेस हो सकता है क्या? जेबीनेस नहीं हो सकता। अपने को क्या है, एजुकेशन किससे प्राप्त करना है? थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। एजुकेशन किससे प्राप्त करना है? एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। किसकी परिभाषा है भाई? हेराल्ड एम बेरो की परिभाषा है। और इसमें चार्ल्स से बूचर ने क्या दिया था? टोटल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन। जेफी थॉमस ने क्या दिया था भाई? एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन, जो बॉडी के लिए, बॉडी के द्वारा जो एक्सरसाइज की जाती है वही क्या है? फिजिकल एजुकेशन। जेबी नेस ने क्या बोला था? डील विथ बिग मसल एक्टिविटी। अपना 87वें नंबर का क्वेश्चन है, 87वें नंबर का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल आधार को सही अनुक्रम में आपको क्या करना है? जमाना है इनको। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? एक एक चीज, कामगारों का चयन करोगे, उन्हें प्रशिक्षण दोगे, चलो ठीक है। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में लाभ का प्रयोग, अरे भाई काम ही नहीं करवाए तो लाभ कैसे देंगे? वैज्ञानिक रूप से कार्य का अध्ययन करोगे, ठीक है। कार्य और कामगारों का, ठीक से, ओके। वैज्ञानिक रूप से कार्य का अध्ययन करेंगे, बिल्कुल। सबसे पहले अपने को कार्य का अध्ययन करेंगे, तभी किसी ना किसी को सेलेक्ट करेंगे ना। अरे जब मैंने काम का ही डिसाइड नहीं किया कि कौन सा काम कौन करेगा, तो भाई पहला क्या आएगा?
अपन वैज्ञानिक रूप से डिसाइड करेंगे कि काम है क्या। पहले नंबर पे आ गया। अब सी पहले पे कहाँ है भाई, यहाँ पे। ओके, जब मैंने ये कर लिया तो अपन उसके बाद में क्या करेंगे भाई, उसके बाद में अपन उनको ट्रेनिंग देंगे, अपन उनको क्या करेंगे, उनका चयन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ओके सर, ट्रेनिंग दे दी। अब ट्रेनिंग देने के बाद में जो जैसा काम कर रहा है उसको उसी के अनुसार काम दिया जाएगा, दे दिया, और जो भी लास्ट में फायदा होगा वो क्या हो जाएगा, सबके बीच में बांट दिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से आपको मैच करना है कि कौन सा एशियन गेम कहां कहां आयोजित हुआ है। अब इसके लिए तो आपको देखो एशियन गेम्स याद होनी चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आराम से कर सकते थे, सभी को पता था कि भाई जो आपका न्यू दिल्ली वाला जो एशियन गेम है वो कब हुआ, 1951 में। ठीक है सर, हमको पता था। अब ए में क्या आएगा, 2। अब ए में 2 कहां है भाई, 1 और 2। अरे क्वेश्चन तो 50% पे आ गया, कुछ भी नहीं पता होता। फिर सबको इतना तो पता हो रहता है कि अगले ने ऑप्शन क्या दिया, बी में 4। बी में क्या दिया हुआ है, 4। तो यहां तक भी दिक्कत नहीं थी भाई। तेहरान में कब हुआ, 1974 में हुआ। अब सबको ये तो पता होगा नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि आपका जो जकार्ता वाला जो ओलंपिक है वो कहां पे हुआ है, वो जो कॉमनवेल्थ है वो कहां पे हुआ है, 1962 में जकार्ता में हुआ। और हिरोशिमा वाला तो आपको पता है कि 1994 में ये हुआ है। तो ये कहां है भाई, आंसर देखें, ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1। और अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है। और व्हाइट ब्लड जो सेल्स है उसका क्या पूछा है भाई, लाइफ स्पान या फिर जीवन काल पूछा है। क्या पूछा है भाई, जीवन काल पूछा है। इसका पूछा है आरबीसी। और आरबीसी की मतलब डब्ल्यूबीसी को अपन 2 प्रकार में बांटते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। अब उसमें भी इतने सारे हैं, 5-6 प्रकार हैं। सबसे पहले भाई आपका न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद में है आपका इसिनोफिल्स, उसके बाद में आपका क्या है भाई, मोनोसाइट, और उसके बाद में क्या है, बी लिम्फोसाइट। अब इन चारों को बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भाई कौन से में क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हालांकि थोड़ा सा ये जो चीजें हैं ना ये वेरी करती रहती है, हर की बॉडी के अनुसार इनका लाइफ स्पान भी थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। अब देखो, जो आप में न्यूट्रोफिल्स होती है वो सबसे कम रहती है, कुछ घंटे से 3 दिन तक रहती है। अब ए में क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद में जो आपकी जो इसोफिल होती है, जो इसोफिल क्या होती है भाई, 8 से 12 दिन तक वो चलती है। उसके बाद में जो मोनोसाइट है वो कुछ दिनों से कुछ महीनों तक चलती है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो आपके कहाँ चलती है भाई, आपके कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक भी बी लिम्फोसाइट चल सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा अपना ए, आंसर इसमें आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि अगले फिर 10 क्वेश्चन किसके हैं, आपके पैसेज के हैं। उससे पहले है स्ट्रेस ऑन काइनेस्थेटिक परसेप्शन शुड बी गिवन इन विच फेज ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग। क्वेश्चन कह रहा है टेक्निक ट्रेनिंग में कौन से फेज में अपन क्या देते हैं भाई, काइनेस्थेटिक परसेप्शन। अब काइनेस्थेटिक परसेप्शन वो चीज होती है कि किसी भी चीज को महसूस करें, उसकी गतिज भावना को महसूस करें कि हाँ ये कैसा फील कर रही है, दौड़ते वक्त कैसा लगता है, ये बॉल ड्रिबल करती हुई कैसे लगती है। तो अपन ये कब देते हैं भाई, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए सेकंड फेज में क्या दी जाती है भाई, काइनेस्थेटिक परसेप्शन दी जाती है। और आगे के जो क्वेश्चन है वो पैसेज के हैं, पैसेज हर बार चेंज होते रहते हैं, तो पैसेज के क्वेश्चन को हल करने का कोई ज्यादा औचित्य बनता नहीं है। तो इसी प्रकार अपन ने आज 51 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन किए हैं। अब अपन जल्दी जून 2024 का जो पेपर है वो भी जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, इसी तरह से मजेदार रूप से। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।